आखिर क्या चीज है जो किसी भाषण को इतना पावरफुल बना देती है कि वो वक्त से आगे बढ़कर उम्मीद का एक गीत बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कालजयी रचना की परतें खोलेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम भाषण, जो 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे उनके शब्दों ने एक ऐसा शक्तिशाली आह्वान खड़ा किया जो आज तक गूंजता है। भाषण की शुरुआत इतिहास की एक बहुत सोची समझी गूंज के साथ होती है। 5 score years यानी 100 साल कहकर किंग सिर्फ वक्त नहीं बता रहे हैं, वो जानबूझकर अब्राहम लिंकन और उनकी मुक्ति उद्घोषणा की आत्मा को याद कर रहे हैं। ये कोई मामूली शुरुआत नहीं है, बल्कि एक मजबूत नींव है जिस पर वो अपना पूरा तर्क खड़ा करने वाले हैं। और यहीं बिल्कुल शुरुआत में ही किंग मुद्दे की जड़ को सामने रख देते हैं। एक तरफ आनंदमय सवेरे का एक सुनहरा वादा, दूसरी तरफ 100 साल बाद की कड़वी हकीकत, भेदभाव की जंजीरें। ये एक जबरदस्त कंट्रास्ट है जो सुनने वालों को बताता है एक वादा था जो तोड़ा गया है। तो इस भाषण का पहला हिस्सा इसी एक विचार पर फोकस करता है, एक ऐसा वादा जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। किंग जो तस्वीर खींचते हैं वो सच में बहुत पावरफुल है। जरा सोचिए, समृद्धि के विशाल महासागर के बीचों बीच गरीबी के एक अकेले द्वीप पर रहना। ये सिर्फ पैसों की कमी के बारे में नहीं है, ये अकेलेपन और समाज से बाहर होने की एक गहरी भावना के बारे में है। इसके बाद किंग सिर्फ समस्या बताकर रुकते नहीं हैं, वो समाधान की मांग करते हैं, और जिसे वो कहते हैं अभी की तत्काल आवश्यकता। ये खराब चेक का मेटाफोर कमाल का है। किंग एक बहुत ही मुश्किल सामाजिक अन्याय को एक ऐसी चीज में बदल देते हैं जिसे हर कोई समझ सकता है, एक फेल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है, सिर्फ नैतिक तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे बैंक की तरह जो अपना कर्जा नहीं चुका रहा। लेकिन किंग हार मानने वालों में से नहीं है। ये लाइन विश्वास और चुनौती का एक ऐलान है। वो ये मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। वो वहाँ कोई एहसान मांगने नहीं आए हैं, वो एक कर्ज वसूल करने आए हैं, उस चीज को मांगने आए हैं जो कानूनी तौर पर उनकी है। उस जमाने में जब कई लोग धैर्य रखने की सलाह दे रहे थे, किंग क्रमिकता यानी धीरे धीरे बदलाव के आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। उनके लिए ये एक शांत करने वाली दवा है जो संघर्ष की आग को ठंडा कर देती है। उनका संदेश साफ है, बदलाव का समय कल नहीं आज है, अब और इंतजार नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये संघर्ष लड़ा कैसे जाना चाहिए। किंग अगले हिस्से में से साफ करते हैं, गरिमा के रास्ते पर चलकर। यहाँ किंग इस लड़ाई के नियम तय करते हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह से वो लड़ते हैं वो उतना ही जरूरी है जितना कि वो लक्ष्य जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। ये सिर्फ अधिकार जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से एक ऊंचे पायदान पर खड़े होने, अनुशासन और सम्मान के साथ लड़ने के बारे में है। ये इस पूरे आंदोलन का दिल है। यहाँ आइडिया ये नहीं है कि फिजिकल फोर्स का जवाब और ज्यादा फिजिकल फोर्स से दिया जाए, बल्कि हिंसा का सामना करने के लिए राजसी ऊंचाइयों तक उठना है, और जिसे वो कहते हैं आत्मिक बल या सोल फोर्स से उसका मुकाबला करना है। ये अहिंसक प्रतिरोध की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रणनीति है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर किंग इस लड़ाई के दायरे को और बड़ा करते हैं। वो मानते हैं कि ये सिर्फ अफ्रीकी अमेरिकियों की लड़ाई नहीं है। श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों की किस्मत उनके शब्दों में एक दूसरे से अटूट रूप से बंधी हुई है। एक की आजादी दूसरे की आजादी पर टिकी है। और यहीं से ये भाषण एक ऐसा यादगार मोड़ लेता है जो इतिहास में दर्ज हो गया। किंग वर्तमान की कड़वी हकीकत से भविष्य की एक उम्मीद भरी तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। यहीं से शुरू होता है समानता का सपना। देखिए, पहला सपना कोई क्रांतिकारी बात नहीं है, ये तो गहरी देशभक्ति है। किंग कुछ नया नहीं मांग रहे, वो अमेरिका से कह रहे हैं कि वो आखिरकार अपने ही बनाए उसूलों पर खरा उतरे, कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। ये भाषण की एक शानदार कला है। और फिर ये तस्वीर और भी ज्यादा जिंदा हो उठती है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए, जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर एक ऐसी जगह जो गुलामी के इतिहास से जुड़ी है। वहां पूर्व दासों के बेटे और पूर्व दास मालिकों के बेटे एक साथ बैठे हैं। ये मेल मिलाप का एक ऐसा सपना है जो उस समय लगभग सोचा भी नहीं जा सकता था। यहाँ आकर ये सपना बेहद पर्सनल हो जाता है। अपने 4 छोटे बच्चों के बारे में बात करके किंग एक राजनीतिक संघर्ष को एक ऐसी यूनिवर्सल इच्छा में बदल देते हैं जिसे कोई भी माता पिता समझ सकता है, कि उनके बच्चों को इस आधार पर परखा जाए कि वह कौन है, न कि उनकी त्वचा के रंग के आधार पर।
सपनों का ये सिलसिला इस मासूमियत और एकता की तस्वीर के साथ अपने चरम पर पहुंचता है, और वो भी अलबामा में, जो उस समय के सबसे ज्यादा नस्लवादी राज्यों में से एक था। श्वेत और अश्वेत बच्चों का भाई बहन की तरह हाथ मिलाना, ये नफरत का सबसे बड़ा जवाब है। इस सपने के बाद भाषण अपने सबसे शक्तिशाली अंजाम की तरफ बढ़ता है। इस विजन को एक राष्ट्रीय धुन में बदल देता है। स्वतंत्रता को गूंजने दो, किंग। आज़ादी के इस गीत की शुरुआत नॉर्थ से करते हैं, न्यू हैम्पशायर से, एक ऐसी जगह जो राष्ट्र की स्थापना से जुड़ी है। वो अपनी मांग को अमेरिकी भूगोल के ताने बाने में ही बुन रहे हैं। फिर ये आवाज़ पश्चिम की तरफ जाती है, कोलोराडो के शानदार रॉकी पहाड़ों तक। इस विजन के दायरे को देश के कोने कोने तक फैलाती है, और फिर ये पुकार सीधे साउथ के दिल में पहुंचती है, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन का नाम लेकर, जो कू क्लक्स क्लैन के जमावड़े के लिए कुख्यात था। किंग नफरत के एक प्रतीक पर आजादी का दावा ठोक रहे हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से साहसी कदम था। और आखिर में वो मिसिसिपी पहुंचते हैं, जो नस्ली अन्याय का गढ़ था। ये मांग कि आजादी हर पहाड़ी और टीले से गूंजे, इस बात पर जोर देती है कि कोई भी जगह, चाहे वो कितनी भी छोटी या नफरत से भरी क्यों ना हो, आजादी के इस नए दौर से बाहर नहीं रह सकती। और इस तरह ये भाषण अपने विजयी अंत तक पहुंचता है। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी है। एक ऐसे अमेरिका की विजन जहां सभी लोग अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक साथ मिलकर एक पुराने नीग्रो आध्यात्मिक गीत के शब्दों को गा सकें, जो आजादी का एक राष्ट्रीय गान बन गया है। और हम अपना ये विश्लेषण इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो ये भाषण खुद हमारे लिए छोड़ जाता है। इस विजन को दुनिया के सामने रखे हुए दशकों बीत चुके हैं। आज जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं, तो ये सवाल हम में से हर एक के लिए हवा में बना रहता है। उस सपने का कितना हिस्सा आज हकीकत बन पाया है?